नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आंतों को डिटॉक्स करने के लिए आपको कुछ आसान से उपाय बताऊंगी और ये उपाय बहुत ही आसान है और ना ही इनके कोई साइड इफ़ेक्ट है। इसको आप सब आसानी से कर सकते हैं। ये एक छोटी सी जल क्रिया है जिसको करने से कायाकल्प हो जाता है। पेट के जितने भी रोग हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और उसके अलावा मोटापा, हाई बीपी, बवासीर, जोड़ों के दर्द, इन सभी रोगों में पूरा लाभ मिलता है। तो इस जल क्रिया का नाम है शंख प्रक्षालन और इसे शंख प्रक्षालन क्यों कहा गया है उसका एक कारण है। शंख तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो जब हम शंख के अंदर पानी डालते हैं तो वो शंख में घूम घूम करके इस तरह से आता है। शंख की रचना इस तरह की होती है कि पानी उसमें घूम घूम करके नीचे आता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में आंतों की रचना है। जब हम पानी पी करके शंख प्रक्षालन करते हैं तो वो हमारी आंतों में घूमता घूमता इस तरह से बाहर आता है कि जो पानी हम पीते हैं धीरे धीरे वैसा ही पानी गुदा के रास्ते बाहर निकलने लगता है और पूरा मल बाहर आ जाता है। वैसे तो हम अपने शरीर की सफाई बाहर से तो रोज़ाना करते हैं, नहाते हैं, मुंह धोते हैं, समय समय पर हाथ धोते रहते हैं, शैम्पू करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं। शरीर के अंदर की सफाई पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अंदर की सफाई नहीं होगी तो हमारा शरीर रोगी होने लगेगा। जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो हमारी आंतों की ही सफाई नहीं होती बल्कि हमारे पूरे शरीर की सफाई होती है। जो भी रास्ते ईश्वर ने गंदगी बाहर निकालने के लिए बनाए हैं वो सारे रास्ते खुलने लगते हैं। क्योंकि जब हम पानी पीकर योगासन करते हैं तो गहरा श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स खोलते हैं और जब योगासन करते हैं तो पसीने के रूप में गंदगी बाहर आती है तो स्किन खुलने लग जाती है। और जब हम पानी पी करके योगासन करते हैं तो पानी पीने से केवल मल ही बाहर नहीं निकलता, मूत्र के रूप में भी गंदगी बाहर आने लगती है। तो इस तरह से हमारे पूरे शरीर की सफाई एक बार में ही हो जाती है। तो शंख प्रक्षालन को कैसा करना है और कैसा पानी पीना है, कितना पानी गर्म होना चाहिए, क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए और शंख प्रक्षालन के बाद हमें कैसा भोजन करना है, तो ये सारे प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगी और इससे होने वाले लाभ बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कि शंख प्रक्षालन हमें कैसे मौसम में करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो शंख प्रक्षालन के लिए मौसम हमेशा बीच का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इसीलिए शंख प्रक्षालन या तो अक्टूबर और नवंबर माह में किया जाता है और या फिर फरवरी और मार्च में किया जाता है। ये सबसे अच्छा मौसम होता है। तो इसी मौसम में हमें शंख प्रक्षालन करना चाहिए। साल में जब हम 2 बार शंख प्रक्षालन कर लेते हैं तो हमारा शरीर 2 बार डिटॉक्स हो जाता है और उससे जितने भी रोग हैं वो सारे समाप्त होने लगते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि शंख प्रक्षालन के लिए हमें पानी को कैसा लेना है। तो शंख प्रक्षालन के लिए एक व्यक्ति के लिए कम से कम 3 से 4-5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें 4 से 5 लीटर पानी पहले बॉईल करके रख लेना है। जब वो गुनगुना रह जाए तब हमें उसका यूज़ करना है और तब हमें 4 से 5 लीटर पानी में 1 छोटी चम्मच नमक का मिलाना है। और कुछ लोग नींबू भी मिलाते हैं, लेकिन नींबू का प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि जब व्यक्ति शंख प्रक्षालन करता है तो कुछ रोग भी होते हैं शरीर के अंदर। तो जिन लोगों को गठिया है, जोड़ों के दर्द की शिकायत है, घुटनों में सूजन रहती है या कफ के रोग रहते हैं, उनको पानी में नींबू डाल करके शंख प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को बीपी हाई है और स्किन की प्रॉब्लम रहती है वो शंख प्रक्षालन करते हुए नमक के साथ नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जो पानी तैयार किया है उसमें से 2 गिलास पानी उकड़ू बैठ करके हमें पीना है। इस पानी को हमें ना बहुत जल्दी जल्दी पीना है ना बहुत धीरे धीरे पीना है। इस पानी को मीडियम तरीके से पीना है। और जो व्यक्ति उकड़ू बैठ करके पानी ना पी सके वो छोटे स्टूल पर बैठ करके भी पानी को पी सकता है। अगर स्टूल पर बैठ करके पीने में दिक्कत हो तो कुर्सी पर बैठ करके पानी को पी सकता है। तो जैसे ही पानी आप पी के ख़त्म करें और खड़े हो जाएं और अपने आसन स्टार्ट करें।
क्योंकि फिर हमें इंतज़ार नहीं करना है। तो शंख प्रक्षालन के लिए हमें जो योगासन करने हैं वो सही आसन होने चाहिए। हमें कोई से भी ऐसे आसन नहीं करने हैं, हमें वो आसन करने हैं जिससे हमारे आंतों का मल सरक कर नीचे की ओर आ जाए और मल बाहर निकलने लग जाए, मल की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो इसके लिए करेंगे सबसे पहले ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन करने के लिए पैरों में रखेंगे 6 इंच का फासला। नॉर्मल तरीके से जैसे खड़े होते हैं वैसे ही खड़ा होना है। अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, गहरा सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपने पंजों के बल खड़े होंगे। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और हाथों को रखेंगे अपने सिर के ऊपर ही। इसके बाद फिर एक बार दोहराएंगे इसी क्रिया को। गहरा श्वास भरेंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, क्षमता के अनुसार रुकेंगे, श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह से इस आसन को हमें 5 बार करना है। इसके बाद करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए हमें पैरों में रखना है 1 से 1.5 फीट का फासला। हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और गहरा श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए उठा देंगे अपने हाथों को ऊपर सिर की ओर और झुक जाएंगे दाईं ओर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप झुक सकते हैं झुकने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे क्षमता के अनुसार और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर गहरा श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए झुक जाएंगे बाईं ओर, रुकेंगे क्षमता के अनुसार और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस क्रिया को भी, इस योगासन को भी हमें 5 बार करना है। इसके बाद करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पैरों में रखेंगे 1 से 1.5 फीट का फासला। हाथ सामने की ओर फैला देंगे बिल्कुल कंधे की सीध में। अब गहरा श्वास भरेंगे और राइट साइड की ओर मुड़ते जाएंगे, बेंड हो जाएंगे और पीछे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड अपने कंधे पर रखेंगे और सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर गहरा श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे और अपना राइट हैंड कंधे पर रखेंगे, लेफ्ट कंधे पर। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको भी हमें 5 बार करना है। अब करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। तो तिर्यक भुजंगासन हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो पानी पेट के अंदर ही भरा रहता है और वापस आने का डर रहता है, वॉमिटिंग आने का डर रहता है, पानी जो है गले में आने लग जाता है। इसलिए तिर्यक भुजंगासन जब हम खड़े होने वाले आसन कर लेते हैं उसके बाद किया जाता है। तो तिर्यक भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और गहरा श्वास भरेंगे और नाभि तक उठा देंगे अपने शरीर को और अपने एड़ियों पर देखेंगे। फिर दूसरी साइड की एड़ी पर देखेंगे और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमें इस क्रिया को 5 बार करना है। इसके बाद करेंगे ऊर्ध्वाकर्षण आसन। ऊर्ध्वाकर्षण आसन के लिए घुटनों के बल बैठ जाएंगे। घुटनों के बल बैठ जाएंगे, थोड़ा सा फासला रखेंगे। जो दाहिना घुटना है उसकी एड़ी को उठा के रखेंगे पीछे से, घुटने को ज़मीन पर लगाएंगे और लेफ्ट पैर को घुटने के पास सटा के रखेंगे और दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और जो घुटना खड़ा है उसी तरफ पीछे की ओर देखेंगे। वापस आएंगे और इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब लेफ्ट वाला घुटना नीचे रखेंगे, एड़ी मोड़ेंगे और राइट वाले का पंजा घुटने से लगा के रखेंगे और दोनों हाथ घुटने पर होंगे और राइट साइड पर पीछे की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए वापस आएंगे। इस तरह से हमें इस क्रिया को भी 5 बार करना है। इस योगासन को भी हमें 5 बार करना है। अब अगर ये ऊर्ध्वाकर्षण किसी से ना हो पाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है, तो इसकी जगह पर वक्रासन कर सकते हैं।
तो वक्रासन के लिए दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को फैला देंगे सीधा। अब गहरा श्वास भरेंगे और राइट नी मोड़ेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट नी के साथ लगा देंगे और अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, घुटने के पीछे से ले जाएंगे, अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ पीछे की ओर रहेगा, उसी तरफ हम देखेंगे। जब इस तरह से करते हैं तो जो पेट के अंदर पानी होता है वो हिलता डुलता है और धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। वापस आएंगे सांस रिलीज करते हुए। इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग मोड़ेंगे और राइट नी के पास सटा कर रखेंगे, राइट हैंड उठाएंगे और घुटने के साइड से ले जाकर पंजे को पकड़ेंगे और अपना लेफ्ट हैंड पीछे की ओर ज़मीन पर रखेंगे और उसी ओर देखेंगे और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन को भी हमें 5 बार करना होता है। तो जितने भी आसन मैंने ये बताए हैं आपको शंख प्रक्षालन के लिए, सभी आसनों को 5-5 बार करना है। जब 5 बार सब आसन पूरे हो जाएं, आपको मोशन जाने की हाजत ना हो, फिर दोबारा से हमें पानी पीना है 2 गिलास और फिर वो सारी क्रियाएं हमें, वो सारे योगासन हमें फिर से दोहराने हैं। तो अभी आपने देखा ये 5 आसन कैसे करे हैं। तो जब पानी पीकर हम ये आसन करते हैं तो पेट का पानी आंतों की तरफ बढ़ने लगता है और मल धीरे धीरे सरक कर कॉलन वाले पार्ट तक आने लगता है। तो जब 4 से 5 बार पानी पी लेते हैं तो मोशन धीरे धीरे पास होना शुरू हो जाता है और हमें तब तक पानी पीना है और जब तक योगासन करने हैं जब तक मल पास ना होता रहे। और जब हम पानी जैसा मुंह से पीते हैं वैसा ही पानी जब गुदा द्वार से दिखाई देने लगे, वैसा ही पानी पास होने लगे, तब हमें अपने योगासन बंद करने हैं, पानी पीना बंद करना है। इसका मतलब आपकी शंख प्रक्षालन प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जानते हैं कि शंख प्रक्षालन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो शंख प्रक्षालन करने से पेट के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, जैसे खट्टी डकार आना, सीने में जलन रहना, पेट में जलन होना और गैस बनना, कब्ज होना, एसिडिटी होना। इसके अलावा शंख प्रक्षालन करने से मोटापा, डायबिटीज़, बवासीर, अस्थमा, स्किन रोग, जितने भी रोग हैं सभी रोगों में पूरा लाभ मिलता है। तो जब शंख प्रक्षालन करते हैं तो कुछ सावधानियों का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे शंख प्रक्षालन स्टार्ट करते हैं, अगर आपने कभी पहले नहीं किया हो तो किसी गुरु के सानिध्य में उसको करना ज़रूरी है। उसके बाद जो हम पानी लेते हैं जिसको हमें पी कर शंख प्रक्षालन करना है, उस पानी को हमें पहले ही उबाल करके रख लेना चाहिए और वो गुनगुना होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक होना चाहिए। और तीसरी सावधानी यह है कि जब हम शंख प्रक्षालन करके योगासन करते हैं तो उस समय शरीर में गर्मी आ जाती है। तो जब शरीर में गर्मी आ जाती है तो आप ये ना करें कि बीच में ठंडा पानी पी लें। अगर आप बीच में ठंडा पानी पिएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। शंख प्रक्षालन करते हुए जब गुदा मार्ग से मल निकलना बंद हो जाए और जैसा पानी हम मुंह से पीते हैं वैसा ही पानी आने लगे तो हमें शंख प्रक्षालन को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर भी हम कुछ पानी पीते रहें कि और सफाई हो जाएगी, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब शंख प्रक्षालन के पश्चात नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर में कमजोरी आ जाती है और नहाना नुकसान कर सकता है। और अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में आप शाम के टाइम हल्के गर्म पानी से नहा सकते हैं, क्योंकि शंख प्रक्षालन अक्सर सुबह शुरू करके फिर दोपहर तक पूरा हो पाता है। इसलिए शाम को अगर आप नहाना चाहें तो हल्के गर्म से नहा सकते हैं। शंख प्रक्षालन पूरा होने के बाद रेस्ट करना होता है, तो हमें ऐसी जगह पर लेटना है जहाँ पर एसी, पंखा या कूलर ना हो। नॉर्मल जगह पर हमें लेटना है और ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ हल्की हल्की हवा आती रहे। ऐसी जगह पर नहीं लेटना है जहाँ हवा का झोंका बहुत ज़्यादा लगे। जब शंख प्रक्षालन पूरा कर लेते हैं उसके बाद फिर हमें रेस्ट करना होता है, सोना नहीं होता। और शंख प्रक्षालन के बाद हमें जो भोजन करना है उसमें हमें रोटी, दाल, सब्जी नहीं खानी है। सिर्फ हमें पतली मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है और उस खिचड़ी में भी बहुत सारा घी डाल के खाना है। क्योंकि जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं और नमक का पानी पीते हैं तो हमारी आंतों की जो सरफेस है वो नमक की वजह से रफ हो जाती है। तो हमें घी डाल करके खिचड़ी खानी है जिससे हमारी आंतों की सरफेस चिकनी हो जाए और उसमें हमें अच्छा खासा घी डाल करके खाना है।
थोड़ा बहुत नहीं खाना है, ज़्यादा घी डाल करके खिचड़ी खानी है। और खिचड़ी बनाने के लिए भी उसमें 30 ग्राम दाल होनी चाहिए और 20 ग्राम चावल होने चाहिए और हमें पतली खिचड़ी बना करके खानी है। और खिचड़ी खाते समय उसके साथ हमें दही मट्ठा कुछ नहीं लेना है। और शाम के समय भी हमें खिचड़ी खानी है, लेकिन तब हमें उसमें इतना घी नहीं डालना है, तब हमें उसमें नॉर्मल घी डाल करके खिचड़ी को खाना है। और एक प्रिकॉशन और रखनी है कि खिचड़ी खाने के बाद हमें 3 घंटे तक किसी भी तरह का कोई पानी नहीं पीना है, ना गर्म और ना ही ठंडा। और 3 घंटे के बाद जब आप पानी पिए तो वो हल्का गर्म हो और हम उसे एकदम नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। ऐसा ना हो कि एक बार गिलास मुंह से लगाया और पूरा पी लिया। इस तरह से अगर पिएंगे तो नुकसान हो सकता है। संघ प्रक्षालन करते समय हमें एक बात का ध्यान और रखना है कि मौसम का तो ध्यान रखना ही है कि ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर उस दिन बादल छाए हुए हों, बारिश की संभावना हो रही हो या हल्की हल्की बारिश पड़ रही हो तो हमें संघ प्रक्षालन नहीं करना है। और संघ प्रक्षालन करने के बाद ठंडे पानी से हाथ पैर बिल्कुल नहीं धोने हैं। हमें पूरा विश्राम करना है, लेकिन सोना नहीं है। संघ प्रक्षालन की क्रिया को करने के पश्चात 3 दिन तक कोई भी दूध और दूध से बनी वस्तुएं नहीं खानी है। और अगर किसी को जीर्ण रोग है, पेट के जीर्ण रोग हैं, तो उनको 3 दिन तक खिचड़ी पर ही रहना है। उसके अलावा रोटी सब्जी कुछ नहीं खानी है। और जिनको पेट के जीर्ण रोग नहीं है उन्हें भी प्रिकॉशन रखनी है, उन्हें भी बिल्कुल सादी सब्जी रोटी खानी है। लौकी, तोरी, टिंडा, परवल इस टाइप की सब्जी खानी है और रोटी को खूब चबा चबा कर पानी जैसा बना करके खाना है। और 3 दिन तक हल्का भोजन करना है, सुपाच्य भोजन करना है। बहुत ज़्यादा पेट भर के भोजन नहीं करना है। उन्हें भी इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और 3 दिन तक हमें हल्का गर्म पानी पीना है, घूंट घूंट करके पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। और 3 दिन बाद ही हमें सामान्य भोजन पर आना है। और जिन व्यक्तियों को पेट में अल्सर हो, टीबी हो, बीपी हाई ज़्यादा रहता हो, उन व्यक्तियों को संघ प्रक्षालन नहीं करना है। तो आज मैंने आपको संघ प्रक्षालन के विषय में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको कभी संघ प्रक्षालन करना हो तो इन सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखें। जो जो मैंने आज आपको बताई हैं ये सारे प्रिकॉशंस रखें, उसके बाद आप संघ प्रक्षालन को करें तो आपको कभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और आंतें अच्छे से डिटॉक्स होंगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।